मेरा नाम अभिनव है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी एक बहन के अलावा। हमारे माता पिता तो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मैंने खुद ही अपनी बहन की शादी कर दी थी और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। मैं यहाँ हैदराबाद में नौकरी करता था और यहीं पर ही रह रहा था। यहाँ पर मैंने किराए पर अपना एक फ्लैट ले लिया हुआ था। एक आम आदमी के हिसाब से मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं अच्छा काम किया करता था। मेरी बहन कभी कभी मेरे घर आ जाती थी और मेरे घर के सारे काम करके अपने ससुराल चली जाती थी। लेकिन इन दिनों उसकी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे थे, इसलिए वह मेरे घर पर नहीं आ सकती थी। वैसे तो मैं घर के सारे काम कर लिया करता था, लेकिन जब कोई औरत घरेलू काम करती है तो अपने हिसाब से करती है और अपने नर्क बने हुए घर को भी स्वर्ग बना देती है। लेकिन जब कोई मर्द घर के काम करने में लग जाता है तो शायद वह स्वर्ग बने हुए घर को भी नर्क बना देता है, क्योंकि मर्द घर को औरत के हिसाब से नहीं चला सकता। औरत बहुत समझदारी और अपने हिसाब से ही अपने घर को चलाती है। फिर शायद मेरे अकेलेपन के लिए भी एक सलूशन निकल गया था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कभी एक लड़की से बेहद प्यार हो जाएगा। वो लड़की मेरा आने वाला भाग्य बन जाएगी, क्योंकि उसे पाने के लिए मैंने हर कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को पाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते करते मेरे साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा, इसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मेरे साथ साथ मेरी फीलिंग्स लेस पहुँचाई थी। लेकिन फिर भी मैंने उसकी खुशी को ही मद्देनज़र रखते हुए उसके हाल पर छोड़ दिया था और अपना दिल पक्का कर लिया था। क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक स्पेशल टाइम गुजार रहा था। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था जिसको मैं आज भी याद करके मुस्कुराता हूँ। मुझे अपनी पत्नी रूपाली से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं क्या, अगर कोई और भी मर्द उसे देखता तो वो सिर्फ देखता ही रह जाता। भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैं हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता था। उसके चेहरे से मेरी नज़र हटती ही नहीं थी। रूपाली को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा नाज था। वह अपने खूबसूरत होने पर बहुत घमंड किया करती थी और इसी वजह से वह किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। लेकिन मुझे उसकी आदत बहुत पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। बस इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। मैंने उसको पाने के लिए उसके घर के बहुत ही चक्कर लगाए थे और फिर इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरी कोशिश रंग ले आई थी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। फिर रूपाली से मेरी शादी भी हो गई थी। रूपाली से शादी हो जाने के बाद मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगा था, क्योंकि मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात थी कि सबसे खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बन गई थी और फिर वह मुझे बेहद पसंद थी। मैंने जिसे चाहा था उसे पा भी लिया था। अब मैं चाहता था कि जितनी मोहब्बत मैं रूपाली से करता हूँ वह भी मुझसे इतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। मैं चाहता था कि मेरी वजह से रूपाली को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता था, ताकि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर रूपाली को उसके माता पिता का यह फैसला गलत ना लगे, क्योंकि उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज के रूप में बदल गई थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी, इसलिए अब मैं शादी के बाद दिन रात मेहनत करने लगा था। वैसे तो मेरी पहले से ही अच्छी जॉब थी, लेकिन जब से मेरी शादी रूपाली से हुई थी मैं उसके हर सपने को पूरा करने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। इसलिए पैसा कमाना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इतने सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी मैं रूपाली के डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रूपाली के डिमांड्स और उसके सपने बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे और उसके सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं जितने पैसे कमाता था वह सारे ही खर्चे हो जाया करते थे। मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने रूपाली को यकीन दिलाया था और उससे वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा उसकी हर डिमांड को पूरी करने की। मैं बहुत ही जल्द ही तुम्हारे सपने को पूरा कर दूंगा। मेरी बात सुनकर रूपाली खामोश हो जाती और यकीन ना करते हुए अंदाज के साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। वह सिर्फ अपने चेहरे पर नॉर्मल सी मुस्कुराहट सजाती थी। जिस तरह से मैं उसे खुश देखना चाहता था वह उस तरह से खुश नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता था, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हुआ है या फिर उसको मेरी बात पर यकीन नहीं है। फिलहाल जो भी था मैंने अपने दिल
मैं पक्का फैसला कर लिया था कि मैं उसके इस यकीन ना करने वाले अंदाज को एक दिन यकीन करने वाले अंदाज में बदल दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए अब मैं जॉब करने के साथ साथ मुझे अलग से और भी कोई काम मिलता था तो वह भी करने लग गया था, क्योंकि कोई भी काम करते हुए मैंने कभी खुद को किसी से कम महसूस नहीं किया था। इसलिए मैं दिन के टाइम जॉब करता और रात को मुझे कहीं पे भी कोई काम भी मिल जाता तो वह मैं खुशी खुशी कर लिया करता था, क्योंकि रूपाली की खुशियाँ मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर थी। ये सब कुछ मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहा था ताकि एक्स्ट्रा काम करके मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके और मैं इन पैसों से रूपाली को घुमाने फिराने के लिए ले जाया करूँ। यही सोचकर मैंने पूरा 1 महीना बड़ी ही मेहनत के साथ काम करके गुजारा था और फिर उससे मिलने वाले पैसों से मैं रूपाली को एक अच्छे से और बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहाँ पर हमारे शहर में आने वाले सेलिब्रिटीज़ खाना खाया करते थे। वहाँ जाकर वह बहुत खुश हुई थी और मैं रूपाली को देखकर दिल से बहुत खुश था और बेफिक्र भी हो गया था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया था और सोचा था कि चलो इतने टाइम में मैं ही सही, पर मैंने अपनी पत्नी को खुशी तो दे दी। अब मैंने यह अपना हर हफ्ते का रूटीन बना लिया था, क्योंकि हर हफ्ते रूपाली को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर ले जाता था जहाँ पर मेरे पैसे तो ज़्यादा खर्चे होते थे, पर मेरी पत्नी के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कान आ जाती थी। और हर दूसरे तीसरे दिन उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता था जहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग खाना खाते थे। मेरे लिए सब काफ़ी महंगा तो पड़ता था, लेकिन मेरी पत्नी के चेहरे की मुस्कान इससे कहीं ज़्यादा महंगी थी। यह होटल देखने में बिल्कुल शानदार था। यहाँ खाने के बाद टिप भी दी जाती थी। हम लोग वहाँ जाकर खाना खा लेते थे और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम भी खिलाने के लिए लेकर जाता था। लेकिन अब मैंने जब से अपनी पत्नी की सारी डिमांड्स पूरी करना शुरू की थी तो मैंने नोटिस किया था, अब जब भी मैं रूपाली को घर से बाहर लेकर आता था वह पहले की जितनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती थी। और यह बात मैंने महसूस कर ली थी, इसलिए मैंने रूपाली से इसकी वजह पूछी थी कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या कुछ कमी रह गई है। तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं एक ही जगह पर बार बार आकर बोर हो गई हूँ। तुम मुझे इसी रेस्टोरेंट में लेकर आते रहते हो, माना कि यह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, अच्छा है, मगर इंसान एक ही काम को बार बार करके बोर हो जाता है और मैं भी अब बोर हो गई हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हमें और कहीं भी जाना चाहिए? मैंने कहा तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। उसने मुझसे कहा था कि यह तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि आखिर हम लोग हमेशा एक ही जगह पर क्यों आते हैं, इसके अलावा और भी कहीं पर हम क्यों नहीं जाते। मैं रूपाली की बात सुनकर बस खामोश हो गया था, क्योंकि मैं रूपाली के सामने अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोना चाहता था और ना ही उसे यह बताना चाहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे इस जगह के अलावा भी और किसी महंगी जगह पर लेकर जा सकूं। मेरे लिए तो बस इस जगह का खर्चा अफोर्ड करना ही काफ़ी मुश्किल था। मैं तो बस खामोश होकर बैठकर उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे रूपाली की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था और साथ ही में मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मैं रूपाली को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर बार नाकाम हो जाता था। वह हर बार मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती थी कि मेरी सभी फ्रेंड्स की किस्मत बहुत ही अच्छी निकली, क्योंकि उन सबकी शादी यहाँ अमीर फैमिलीज़ में हुई है और वह सभी अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश रह रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स ही अपने पोतियों के साथ हर जगह घूमने के लिए जाती है। हर महीने उन लोगों को पिकनिक पर जाना होता है और एक हम लोग हैं जो घर में सिर्फ इस रेस्टोरेंट या फिर मार्केट में ही घूम लेते हैं और कहीं जाते ही नहीं। हमारी ज़िंदगी तो बस इतनी सी ही रह गई है। कोई शिमला जाता है तो कोई मनाली जाता है, कोई कश्मीर जाता है। हम तो सिर्फ ऐसी जगह के बारे में सोच ही सकते हैं। अपनी पूरी बात करने के बाद वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर उसने कहा कि मेरी सारी फ्रेंड्स में सिर्फ मेरी ही किस्मत ऐसी निकली है कि मैं हर चीज़ के लिए ही तरस कर रह गई हूँ। रूपाली की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था और मैंने उससे अपनी नज़रों को चुरा लिया था। रूपाली की शादी होने के बाद आज पहली बार उसकी फ्रेंड्स हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। रूपाली ने अपनी फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट किया था और उसके लिए काफ़ी सारी डिशेस भी तैयार की थी। इस सब में भी मेरा काफ़ी खर्चा हो गया था, क्योंकि हम तो नॉर्मल घर में सिर्फ 1 या 2 ही डिश बनाते थे। लेकिन उसने कहा कि मेरी फ्रेंड बहुत अमीर फैमिली में शादी करके गई है, इसलिए उसके ससुराल में मेहमानों के लिए काफ़ी सारी डिशेस बनती है। यही वजह थी कि उसने भी अपनी फ्रेंड के घर आने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था।
मेहमान तो वैसे भी कभी कभी आते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड हमारे घर में आने के बाद बड़ी अजीब अजीब नज़रों से हमारे घर को टटोल टटोल कर चारों तरफ से देख रही थी। और फिर उसके साथ ही उसने रूपाली को भी तरस भरी नज़रों से देखा था और उससे पूछा था कि यह तुम्हारा घर कितना छोटा है, ये तो बिल्कुल एक छोटे से डिब्बे जैसा लग रहा है। उसने इसके अलावा घर के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें कही थी। उसने मेरी पत्नी से यह भी कहा था कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुम्हें अमीर लोग कितने पसंद है और तुम्हारी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी भी किसी बहुत अच्छी जगह पर हो जाए, जहाँ पर तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया जाए। एक तो अपनी फ्रेंड की सारी बातें सुनकर खामोश खड़ी रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रूपाली की फ्रेंड ने जब उसे खामोश खड़ा हुआ देखा तो उससे पूछा था कि तुम खुश तो हो ना, और बताओ तुम्हारी शादी ऐसे घर में कैसे हो गई? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ तो देखना चाहिए था ना, जबकि तुम तो इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हारा रिश्ता तो किसी भी अच्छे घर से आ जाना था, जहाँ पर तुम सारी ज़िंदगी राज करती। आखिर यह सब तुमने अपने साथ क्या किया? यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर, अपनी पत्नी की फ्रेंड की बातें सुनकर मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी ऐसा करे और उससे कहे कि मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इस बात पर मेरा दिल टूट गया था, बल्कि उसने तो और अपनी फ्रेंड का साथ दिया था। उसने बुरा सा मुंह बना लिया था और अपनी फ्रेंड से कहा था कि खूबसूरत होने से भला क्या होता है, बस इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो मेरी शादी यहाँ पर हो गई। बस इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को उनकी किस्मत के हाथों दरबदर की ठोकरें खाते हुए देखा है। बस मेरा भाग्य भी उन बदकिस्मत लोगों की तरह ही है, जिनको अपनी ख्वाहिशों का गला अपने ही हाथों से घोटना पड़ता है। रूपाली की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे रूपाली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा ही मान था और मुझे लगता था कि रूपाली को भी मेरी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ऐसा था भी तो वह शायद दूसरों के सामने ऐसा कुछ जाहिर नहीं करेंगी कि उसे मेरे घर में कोई परेशानी हो रही है। लेकिन वह तो अपनी फ्रेंड के सामने मेरी सारी बातें खोल चुकी थी। रूपाली की सारी बातें सुनकर मेरा सारा भर्म चूर-चूर हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच रहा है। फिर मैं उन दोनों को आपस में बातें करते हुए छोड़कर खामोशी से घर से बाहर निकल आया था, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ भी तो नहीं सह सकता था। सारा दिन मैंने बाहर ही गुजार दिया था। मैं रात को बहुत देर से घर वापस आया था, क्योंकि मुझे हर चीज़ से नफरत हो रही थी और मुझे अपने आप से तो घिन महसूस हो रही थी। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसे बनाई है कि मैं अपनी पत्नी के डिमांड्स को पूरा ही नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी पत्नी के लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता था। देर रात को जब मैं घर वापस गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि रूपाली सो नहीं रही थी, बल्कि बैठी हुए मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी थी कि आप कहाँ चले गए थे, और जाते हुए मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए थे। आपको पता है कि मैं आपके लिए कितनी परेशान हो गई थी। रूपाली को अपने लिए इस तरह से परेशान देखकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा सारा भर्म तो अब टूट चुका था। इसलिए मैंने रूपाली के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि उल्टा उसी से पूछने लगा था कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। उसने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने रूपाली का जवाब सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैं सीधा चलता हुआ खामोशी से अपने कमरे में आ गया था और आकर अपना नाइट सूट निकालने लगा था। मेरे पीछे ही रूपाली भी रूम में आ गई थी। मैं अभी अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि वो मुझसे पूछने लगी थी कि क्या आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो। तो मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और मैं अपने कपड़े निकालने में बिजी था। और फिर मैंने गुस्से से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने पर खुद को अनलकी समझती हो? तो मेरी बात सुनकर अचानक ही रूपाली के चेहरे का रंग पड़ गया था और वो मुझसे फ़ौरन ही गर्दन हिलाते हुए कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रूपाली की बात सुनकर मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि जब तुम अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है इसलिए तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए तुम्हें अब मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनकर रूपाली ने जल्दी से बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश की थी और मुझसे कहा था, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था।
पत्नी का भाग्य तो पति से जुड़ा हुआ होता है और पत्नी के लिए यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसका पति उससे इतना प्यार करता है, उसको इतनी इज्जत देता है। यही उसके लिए बहुत है। इसलिए अगर मेरे पति की भी किस्मत अच्छी हुई तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ही बदकिस्मत हुई तो इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। रूपाली की बातें सुनकर मैं फौरन ही उसकी बातों में आ गया था, क्योंकि वह बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर ऐसी बातें कर रही थी। और तो और मैंने उसका यकीन भी कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं उसकी हर बात पर आँख बंद करके यकीन कर लिया करता था। इसलिए मैंने रूपाली से अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी की वही वाली फ्रेंड के घर पर फंक्शन था और रूपाली वहीं जाने की जिद कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि रूपाली अपनी उसी फ्रेंड के घर जाए, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी तो उसकी बातें सुनकर वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए मैंने रूपाली को वहाँ जाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन रूपाली कब किसी की बात मानती है, बल्कि वह तो अपनी ही चलाती है। इसलिए मैं भी उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया था और उससे जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन रूपाली रात को काफ़ी देर के बाद घर वापस आई थी। उसे घर आने में काफ़ी रात हो गई थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र सता रही थी। इसलिए रूपाली के आते ही मैंने उससे पूछा था कि इतनी देर क्यों कर दी तुमने घर आने में। मेरी बात सुनकर उसने कहा था कि आज इतने टाइम बाद हम कॉलेज की सारी फ्रेंड्स एक साथ मिले हैं तो अपने बीते हुए दिनों को याद किया था, और देर सवेर तो हो ही जाती है। और वैसे भी आप फिक्र मत करो, मेरी फ्रेंड सोनम खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़कर यहाँ गई है और अब मैं बहुत थक गई हूँ। इसलिए अगर आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई हो तो क्या मैं सोने के लिए जा सकती हूँ। यह कहकर रूपाली रुकी नहीं थी, बल्कि फौरन ही कमरे में चली गई थी और मैं वहीं पर खड़ा हुआ बस उसे जाता हुआ देखकर रह गया था। फिर अगले ही दिन रूपाली दोबारा से तैयार हो रही थी। पता नहीं अब वो कहाँ जा रही थी। उसे इतना तैयार होता हुआ देखकर मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी। तो मेरी बात सुनकर रूपाली ने मुझे बताया कि मैं सोनम के घर जा रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मुझे फौरन ही गुस्सा आ गया था और मैंने उसे कहा था कि तुम कल ही तो वहाँ पर गई थी, फिर अब तुम्हारा वहाँ पर क्या काम आ गया है, आज क्यों तुम वहाँ जा रही हो। वैसे भी रोज़ रोज़ किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती है। मेरी इस बात पर रूपाली ने बड़े ही बेरुखी से मुझे जवाब दिया था कि मुझे सोनम से कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं किसी और के घर नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, सोनम के घर, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। उसके घर जाने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब तो यह रूपाली का डेली रूटीन बन गया था। अब वो हर रोज़ ही खूब तैयार होकर सोनम के घर चली जाती थी और काफ़ी देर से घर लौटती थी। उसे मेरी भी कोई फिक्र नहीं होती थी। मुझे घर आकर खाना भी खाना होता है। वह मेरे लिए खाना नहीं पकाती थी, इसलिए मैं मार्केट से लाकर ही खाना खा लिया करता था। और जब वह खुद घर आती तो कहती कि मैं खाना खाकर आई हूँ। मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए अब हमारी रोज़ ही लड़ाई रहने लगी थी। मेरे लाख समझाने पर भी वह मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन हमारी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होने पर तैयार हो गए थे। लेकिन इससे भी रूपाली को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वह तो गुस्से में मुझे इस तरह से छोड़कर सोनम के घर चली गई थी। उसको मेरी नाराज़गी की भी कोई परवाह नहीं थी। पर मैंने सोच लिया था कि शायद अब रूपाली को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वह बहुत ही ज़िद्दी है। इसलिए जब वह घर वापस आई थी तो मैंने उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया था, ताकि उसे कुछ स्पेशल लगे और उसका मूड ठीक हो जाए। मैंने खुश होकर उससे कहा भी था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। पहले तो सोनम ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मेरा मूड नहीं है, लेकिन फिर मेरे ज़्यादा जिद करने पर वो मान गई थी। मैंने उसे कहा था कि तुम जल्दी से अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ था तो मैंने गहरी सांस भरी थी कि चलो अच्छा है, उसके मूड में कुछ तो चेंजेस आए। हम दोनों खुशी खुशी घर से निकल गए थे। हमें घर से निकले हुए अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। यह हादसा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था, जिसमें रूपाली के सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वह बेचारी बहुत ही तकलीफ में थी। वैसे तो मुझे भी बहुत चोट आई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी की चोट की परवाह थी। मेरी तो बस मामूली सी चोट आई थी। रोड पर मौजूद लोग जल्दी से हमें उठाकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने फौरन ही हम दोनों का इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन रूपाली के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अभी हम आपको रूपाली के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पेशेंट की हालत कुछ सीरियस है। पेशेंट के सर पर बहुत गहरी चोट आई है, वह अभी भी बेहोश है। जब तक वो होश में नहीं आ जाती हम आपको कुछ नहीं बता सकते।
होश में आने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उनके होश में आने का इंतज़ार किया जाए। रूपाली को बेहोश हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और अपने भगवान से बार-बार अपनी पत्नी की सलामती की भीख माँग रहा था। मैं बहुत घबरा गया था और बार-बार उसके होश में आने की प्रार्थना कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद रूपाली को होश आ गया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन अगले ही पल मेरे होश उड़ गए थे। इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस हादसे में आपकी पत्नी की दोनों आंखें चली गई है, अब इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मुझे तो डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फौरन ही भागकर रूपाली के पास चला गया था और वहां पर जाते ही मैंने रूपाली से पूछा, तुम कैसी हो? फिर रूपाली ने मेरी आवाज़ सुनकर मुझसे कहा था कि अभिनव, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे दर्द से फटने वाला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मैं इसी अफसोस में वहां पर खड़ा हुआ था और अपनी पत्नी को बड़ी बेताबी की नज़रों से देख रहा था। जब उसने कहा, यह कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? अभिनव, जरा यहाँ की लाइट तो ऑन करो। इस कमरे में बहुत अंधेरा है और तुम तो जानते हो कि ना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरे दिल पर घबराहट सवार हो जाती है। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपको अभी कुछ देर अंधेरे में ही रखा जाएगा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो रूपाली की बात सुनकर मैंने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी छाई हुई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और रूपाली से कहा था कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 2 दिन के बाद रूपाली की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा रोई थी और मुझे भी उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ था। लेकिन फिर उसने खुद को बहुत ही जल्द संभाल लिया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने रूपाली से वादा किया था कि तुम्हारा इलाज मैं करवा कर ही रहूँगा और तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊँगी और पहले की तरह अपनी आंखों से देख सकूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे पूरी उम्मीद दिलवाई थी कि आपकी पत्नी का इलाज मुमकिन है। रूपाली के इलाज के लिए मैंने एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी थी और इन पैसों से मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। अब इस हादसे को कई महीने गुजर गए थे, लेकिन रूपाली को कोई फर्क नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रूपाली ने अपनी हिम्मत हार दी थी और उसकी हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझसे रूपाली की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और मैं सारा दिन रूपाली से छुप छुप कर रोता रहता था, ताकि उसे और ज़्यादा अफसोस ना हो, क्योंकि मैं खुद को रूपाली की इस हालत का जिम्मेदार समझता था। इसलिए मैंने कई बार रूपाली से माफ़ी भी मांगी थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। तुम उस दिन कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गया था, तभी तो यह सब कुछ हुआ था। अगर हम लोग उस दिन नहीं जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। मेरी बात सुनकर रूपाली मुझसे कहती थी कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इंसान के साथ तो वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप खुद को दोष मत दो, क्योंकि मैं आपको कसूरवार नहीं समझती। मैं रूपाली की बातें सुनकर और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता था और मैं उसको इस हालत में नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसको शहर के बेस्ट आई क्लिनिक में दिखाया था और उसका महंगे से महंगा इलाज करवाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था। मैं जब भी रात को घर वापस आता था तो रूपाली को देखकर मेरा दिल बहुत दुख जाता था, क्योंकि कभी वह ज़मीन पर गिरी हुई होती थी और कभी बैठकर रो रही होती थी। वह मेरे पूछने पर बताती थी कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और मुझे पानी नहीं मिल रहा था। यह सब कुछ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था और मैं सिर्फ पछतावे के दलदल में धंसा जा रहा था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सारा दिन अपनी पत्नी के पास ही बैठा रहूं और उसका ख्याल रखूं, लेकिन फिर मैं यही भी सोचता था कि अगर मैं कहीं पर जाकर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और इस तरह से मैं अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगा। बस यही सब कुछ सोचकर मैं मजबूर होकर काम पर जाता था। मैंने रूपाली के इलाज के लिए 5 लाख का लोन ले लिया था और अब उसका इलाज एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शुरू करवा दिया था। रूपाली के इलाज को 3 महीने का टाइम हो गया था, लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैं किसी तरह से उसके इलाज में कोई भी कमी नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी आंखों की रोशनी में कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब मेरे साथ साथ सारे डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि आखिर रूपाली क्यों ठीक नहीं हो रही है। अब तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए थे। रूपाली का इलाज करवाते हुए मैं सड़क पर आ गया था और मेरी कंडीशन भिखारियों जैसी हो गई थी। कई बार तो मेरी बहन ने भी मुझे रूपाली के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता था।
वह मेरी बहन थी, उसे मेरा बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे समझाने के लिए कहा था कि भैया भाभी का इलाज अब ना करो क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि मैं रूपाली से बहुत प्यार करता था और मैं उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब मैं इस वक्त में उसका साथ कैसे छोड़ सकता था। मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी क्योंकि रूपाली ठीक नहीं हुई थी। अब जिन लोगों ने से मैंने उधार लिया था वह भी मुझसे बार बार पैसे मांग रहे थे और मैं हर बार उन लोगों से कुछ वक्त मांग लेता था, लेकिन यह लोग इस पर भी राजी नहीं हो रहे थे। और होते भी क्यों, क्योंकि मैं उन लोगों को कई बार टाल चुका था। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था लेकिन मैं मजबूर था। मैं बहुत बुरे हालत से गुजर रहा था। इन लोगों ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया था कि मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वह लोग मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैं अपने हालात से लड़ते लड़ते अब थक चुका था क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं अब बेबस हो चुका था। फिर एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो रूपाली की हालत कुछ अजीब सी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पसीने से भीग रही थी। उसके हाथ में बहुत से पैसे थे। फिर उसने मेरी आवाज़ सुनते ही सारे पैसे मेरे सामने किए थे और मुझसे कहने लगी थी कि ये पैसे आपका कोई दोस्त देकर गया है। इन पैसों को मैंने बड़ी हैरानी से देखते हुए सोचा था कि ये पैसे आखिर किसने दिए होंगे, क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे दोस्त थे लेकिन कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरी मदद किया करते थे। वह इन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे और कुछ दोस्तों से तो मैं पहले ही पैसे उधार ले चुका था। वह लगातार मुझसे अपने पैसे मांग रहे थे। अब ऐसा हर रोज ही होने लगा था। मैं जब भी घर वापस आता तो रूपाली पैसे मेरे सामने रख देती थी, लेकिन उसकी हालत की अजीब सी होती थी। कभी उसके बाल खुले हुए होते थे तो कभी वह बहुत टेंशन में होती थी और कभी तो वह रो रही होती थी और उसके मुंह पर थप्पड़ का निशान भी होता था, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाता था और सोचता था कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैं इस हकीकत को जानने के लिए रूपाली को घर से यह कहकर घर के अंदर छुप गया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ और रूपाली पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि मैं यह सब जानना चाहता था कि आखिर रूपाली को पैसे कौन देकर जाता है और उसकी यह अजीबोगरीब हालत कैसे होती है और इस सब का मतलब क्या है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सब हकीकत है या नहीं, क्योंकि मेरे जाते ही रूपाली उठ खड़ी हुई थी और सीधा चलते हुए कमरे में चली गई थी। फिर कुछ देर बाद वह अपना मोबाइल लेकर आई थी और किसी विशाल नाम के लड़के से फ़ोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारे इस नाटक का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि जब मैं अंधेपन का नाटक रचाऊंगी तो अभिनव मुझे डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि वह तो लड़कियों की खूबसूरती पर मरने वाला इंसान है। मुझे भी उसने खूबसूरत देखकर ही पसंद किया था और अब तो मेरी खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका था, लेकिन फिर भी उसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया है। जब उसने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और वह कह रही थी कि विशाल देखो तुम्हारा दूसरा आइडिया भी हमारे कुछ काम नहीं आया, मैं तो हर रोज ही अजीब अजीब हरकतें करने लग गई थी कि अब तो अभिनव मुझ पर शक करेगा और मुझे फ़ौरन ही छोड़ देगा। लेकिन पता नहीं क्यों अभिनव तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, उसे तो मुझ पर शक ही नहीं हो रहा है और मेरी तो अब बस यही ख्वाहिश है कि अभिनव मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दे और मैं इस घर को और उसको छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इस घुटन भरे माहौल और इस गरीबी भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँगी और मैं बस जल्दी से इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। रूपाली की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे किसी सांप सूंघ लिया हो, लेकिन मैं अपनी जगह से कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रूपाली मेरे साथ अंधेपन का इतना बड़ा नाटक कर रही थी और मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं इसके नाटक को पहचाना क्यों नहीं। मैंने इसके ऊपर इतने पैसे लगाए, अब मैं इतने कर्जे में डूब गया हूँ जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मैंने रूपाली की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं जाकर अभी रूपाली के मुंह पर थप्पड़ मार दूं और उससे पूछूं कि आखिर तुमने मेरे इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसने मेरी मोहब्बत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। अब मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। फिर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और रूपाली को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो मुझे देखकर बहुत डर गई थी और उसने मुझसे नज़रें चुरा ली थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि मैं उसकी सारी सच्चाई को जान गया हूँ। मैंने रूपाली से सवाल किया था कि आखिर तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। फिर मैं उस पर चिल्लाया था और मैंने उससे कहा था कि खामोश मत रहो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ।
मेरे चिल्लाने पर वह काँप गई और उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह कहने लगी थी, मैं तुमसे तंग आ गई थी और तुम्हारे साथ इस गरीबी भरी जिंदगी से भी, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं बल्कि सिर्फ पैसे चाहिए थे, जो कि तुम्हारे पास नहीं है बल्कि विशाल के पास है। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ उस इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरी सारी ख्वाहिशों को चुटकियों में पूरा कर सकता है। रूपाली की बातों ने मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा था कि ये सब कुछ कब से चल रहा है। फिर अचानक से मुझे याद आया था और मैंने उससे कहा था कि जब तुम मुझसे सोनम के घर का कहकर जाती थी, तो क्या तुम सोनम के घर नहीं बल्कि विशाल से मिलने के लिए जाती थी? तो रूपाली ने फ़ौरन ही मुझसे कहा था कि हाँ ऐसा ही है। और फिर वह कहने लगी थी कि अब अगर तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल ही गया है तो मुझे डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। रूपाली की बात सुनकर मैंने उसे डाइवोर्स दे दी थी, क्योंकि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, अपने साथ नहीं सही तो किसी और के साथ ही सही। लेकिन डाइवोर्स 1 हफ्ते के बाद हुआ था। मैं अकेले ही रूपाली की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। हम दोनों के डाइवोर्स को 4 महीने ही गुजरे थे कि रूपाली फिर से मेरे पास आ गई थी और इस बार वह रोती हुई आई थी। उसने आकर मुझे बताया कि विशाल ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वह अमीर आदमी नहीं बल्कि जो घर और गाड़ी उसने रूपाली को इम्प्रेस करने के लिए दिखाई थी, वह तो उसके बॉस की थी, जहाँ पर वह जॉब किया करता है, और उसके बॉस ने अब उसे जॉब से निकाल दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि विशाल पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वह तो सिर्फ रूपाली के साथ टाइम पास कर रहा था, उसको तो अपने बच्चों की ही परवरिश करना भारी पड़ रहा है और उसके पास रूपाली को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि अभिनव, तुम मुझे माफ़ कर दो और एक बार फिर से मुझसे शादी करके मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हें बहुत मोहब्बत भी करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे एहसास हो गया है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे उसकी सज़ा मिले, जबकि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुमने मेरे खातिर क्या नहीं किया था और मैं कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। रूपाली की बात सुनकर मैंने उससे कह दिया था कि मुझे एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाने की आदत नहीं है और वैसे भी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम अपनी रिस्पेक्ट मेरे दिल से खो चुकी हो, इसलिए अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम मेरे घर से चली जाओ और दोबारा कभी पलटकर मेरे पास वापस मत आना, क्योंकि अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। और रोते हुए मेरे पास से वापस अपने मायके अपने माता पिता के पास चली गई थी और अब वह उन्हीं के पास रह रही है। उन लोगों ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया था कि बेटा दोबारा से शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी थी। मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानी भरी गुजर रही थी, मैं बहुत परेशान था। फिर एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, 10 लाख का चेक लेकर आया था। उसने मुझसे कहा था कि ये पैसे तुमने मुझे 5 साल पहले उधार दिए थे और तुम यह पैसे मुझे देकर भूल गए थे, इसलिए मैं यह पैसे तुम्हें अब 5 साल बाद लेने के लिए वापस आया हूँ, क्योंकि अब मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है और भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं अपने ऊपर तुम्हारा कर्ज नहीं रख सकता था। मुझे अब याद आया था कि जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी तब मेरे पास काफ़ी सारी सेविंग्स थी, तो इस इंसान ने मुझसे अपना कारोबार करने के लिए कुछ पैसे मांगे थे। मैंने उसको 10 लाख दे दिए थे और उस इंसान ने मुझे मेरी बहन की शादी पर बड़ी मुश्किल से 5 लाख तो दिए थे, लेकिन 5 लाख अभी भी बाकी रह गए थे। मैं उन पैसों के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। मैंने अपने इन पैसों से एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। भगवान ने मुझे बहुत ही तरक्की दी थी और कुछ दिनों बाद ही मेरी बहन ने मेरे लिए एक अच्छी लड़की सी देखकर मेरी शादी भी करवा दी थी, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और अब 3 साल बाद मैं एक बेटे का पिता भी हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी तरह आप लोग भी आँख बंद करके किसी पर इतना भरोसा मत करना जितना कि मैंने किया था। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।